चलिए सोसाइटी में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। सोसाइटी की लेक्चर सीरीज़ में कल के लेक्चर में हमने आपको जो चैप्टर 2 हम अप्रोच कर रहे हैं 11th क्लास की पहली बुक इंट्रोड्यूसिंग सोशियोलॉजी का, जिसका नाम है चैप्टर का टर्म्स कंसेप्ट्स एंड देयर यूज़ इन सोशियोलॉजी, इसे अप्रोच करने के लिए हमने 2 लेक्चर अब तक आपको दे दिए, जिसमें हमने अप्रोच करने के लिए कुछ वर्ड्स लिखे थे, उनकी डेफिनेशंस को इंटरप्रेट किया, फिर कुछ क्वेश्चंस के वाया आपको समझाया कि व्हाट इज़ द प्रैक्टिकल पर्पस टू स्टडी द सोसाइटी, टू स्टडी द सोशियोलॉजी। एक समाज को एक सोशियोलॉजिस्ट किस नज़रिए से देखता है ज़रूरी है। हम कल एक क्वेश्चन पर बहुत डिटेल डिस्कशन में थे। क्वेश्चन ये था कि एडवर्टीज़मेंट्स किस तरह से प्रभावित करती हैं आपके कंजम्पशन पैटर्न को। सवाल यकायक ही ये आता है दिमाग में कि ऐसे सवाल किताब में भी क्यों हैं और एग्ज़ामिनर भी क्यों पूछेगा। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ कमल, कि सपोज़ कीजिए आपके देश के युवा हैं, मान लीजिए कि यूथ है आपकी कंट्री में। अब अल्टीमेट एस्पेक्ट ये है कि हर कंट्री की एक स्टेमिना, एक पोटेंशियल होता है, यानी कि उसका एक रिसोर्स बेस होता है जिसके बेसिस पर वो अपनी पॉपुलेशन को सस्टेन कराती है, सपोर्ट करती है। उसके आगे वो कंट्री एक्सटेंड नहीं हो सकती, एक्सीड नहीं कर सकती। ऐसे में ये देखना बहुत ज़रूरी होता है कि आपके देश के लोगों को किस तरह की इच्छाएं पैदा कराई जा रही हैं, किस तरह की एक्सपेक्टेशंस उनकी डेवलप हो रही हैं, कंट्री में वो पोटेंशियल है कि नहीं कि वो आने वाले समय में उसे सर्व कर पाएंगे। अदरवाइज़ नहीं तो लोग छीनना शुरू कर देंगे, छीना झपटी, सोशल क्राइम्स बढ़ने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि रिसोर्स का अमाउंट लिमिटेड है। कंजम्पशन पैटर्न में एक सेगमेंट की कंजम्पशन बहुत ही एक्स्ट्रावेगेंस, बहुत ही लग्जूरियस जा रही है। तो ऐसे में ये देखना होगा कि रिसोर्सेज कंसंट्रेट तो नहीं होने लग जाएंगे। उस लग्जरी को सेटिस्फाई करने के चक्कर में हम जो लार्जर मासेस हैं उनकी बेसिक नीड्स सर्व करने से चूक तो नहीं जाएंगे। प्रोडक्शन हाउसेस, कंट्री के रिसोर्सेज सब एक तरफ डाइवर्ट तो नहीं हो जाएंगे। इन सारी चीज़ों पर ख्याल रखना ज़रूरी है। देश अपनी सामर्थ्य के मुताबिक आगे बढ़े, ये भी विचार करना ज़रूरी है। तो किस तरह से एडवर्टीज़मेंट्स आपके कंजम्पशन के पैटर्न को प्रभावित कर रही हैं, ये इसलिए भी जांचना ज़रूरी है कि भविष्य में देश किस दिशा में आगे बढ़ने वाला है। एक पॉलिसी मेकर, एक विजनरी के तौर पर, एक ऑफिसर के तौर पर आपको ये पता होना चाहिए कि ये ट्रेंड इनकरेक्ट जा रहा है, ये ट्रेंड करेक्ट जा रहा है। जो ट्रेंड इनकरेक्ट है उसकी ड्राइविंग फोर्सेस कौन सी हैं, ये तभी समझ में आएगा जब आपको समाज समझ में आएगा। क्योंकि जब शब्द पैटर्न आ जाता है तो यहाँ से अपने आप ही स्थापित हो जाता है कि एक क्रम की पालना हो रही है। देयर इज़ सम पैटर्न। तो पैटर्न है तो कोई फैक्टर्स होंगे उसके पीछे, उन फैक्टर्स को समझना ज़रूरी है। एडवर्टीज़मेंट एजेंसी ने समझा है तो आपको भी समझना ज़रूरी है, क्योंकि फिर उस पैटर्न के बेसिस पे फ्यूचर रोड मैप दिख जाएगा, फ्यूचर का पैटर्न समझ में आ सकता है। यू कैन प्रिडिक्ट दैट ऑन द बेसिस ऑफ पैटर्न, यू कैन प्रिडिक्ट दैट। आप शेर के पगमार्क देख करके बता देते हैं कि वो इस दिशा में गया होगा, और शेरों के पैरों का एक पैटर्न है, उसे देख के आप ये भी बता देते हैं ये शेर था। तो शेरों की गिनती भी पगमार्क के बेसिस पे होती है। इसी तरह से आप वहाँ से सांप गुजरा है तो आप पैटर्न देके बताते हैं कि जोंक थी, कि सांप था, कि केचुआ था। तो पैटर्न ये बताता है कि कहाँ से आई चीज़, कहाँ है, कहाँ जा सकती है। तो देश की मांग किस दिशा में जा सकती है, देश क्या मांग रहा है, बच्चों की, युवाओं की, वृद्धों की देश से उम्मीदें क्या हैं, आकांक्षाएं क्या हैं, और देश में सामर्थ्य कितना है उन्हें फुलफ़िल करने का, और क्या देश सही जा भी रहा है, हमें युवाओं को इसी ओर जाने देना है, ऐसा भी नहीं है। तो अगर मटीरियलिस्ट ज़्यादा हो रही है सोसाइटी तो हमें उन्हें फैमिली सिस्टम, फैमिली बॉन्डिंग्स, रिलेशनशिप्स, सोसाइटल वैल्यूज़, नॉर्म्स सिखाने पड़ते हैं। तो सरकार की नीतियों में, एडवर्टीज़मेंट्स में, कैंपेन्स में, डिस्कशन पैनल्स में ये चीज़ें आने लग जाती हैं फिर ऑटोमेटिकली। अगर देश इसी तरफ जा रहा है और विकास नहीं कर रहा, मटेरियलिज्म से ओतप्रोत रिसोर्सेज की डेवलपमेंट नहीं कर रहा, इनोवेशंस नहीं कर रहा, तो फिर इस तरफ को आता है कि साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करना। तो व्हेन यू विल रीड द फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑफ इंडिया फर्स्ट और द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, सब कुछ का बैलेंस है वहाँ पे। एक तरफ आपको अपनी कंट्री के फ्लैग, कॉन्स्टिट्यूशन, इनके प्रति सद्भावना रखने को कहा गया है, सम्मान रखने को कहा गया है, ब्रदरहुड की फीलिंग डेवलप करने को कहा गया है, आपको वैल्यूज़, कस्टम, कल्चर, मैनर को रिस्पेक्ट, मॉन्यूमेंट्स, हेरिटेज, इनको सम्मान देने को कहा गया है। लेकिन दूसरी तरफ साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात भी हुई है। बोथ आर इम्पॉर्टेंट। ये कैसे बना रहे ट्रेंड बैलेंस्ड मैनर में,
उसके लिए ये पता होना चाहिए कि देश के लोगों के विचार क्या चल रहे हैं और उन विचारों को कौन कौन प्रभावित कर रहा है, किस दिशा में कर रहा है, उसके लिए हमें ये समझना होता है। दैट्स वाई दिस सब्जेक्ट एंड दोज क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट फॉर यू। उसी श्रृंखला में हम आगे बढ़े थे और हमने देखा था कि भाई स्पेंडिंग्स और सेविंग्स हैं क्या कल्चर से प्रभावित होती हैं या आपके कल्चर पर डिपेंडेंट रहती हैं। हमने बहुत सारे एलिमेंट्स और फैक्टर्स उसमें डिस्कस किए। हमने ये भी बताया कि गुजरात और पंजाब का उदाहरण लिया हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में। हमने वेस्टर्न और ईस्टर्न यानी कि डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग सोसाइटीज़ को कंपेयर किया। हमने कल्चरल एस्पेक्ट में रिलीजियस इम्पोर्टेंस इन इंडियन कल्चर उसकी इम्पोर्टेंस को डिस्कस करते हुए कहा कि सेविंग्स और स्पेंडिंग्स उससे भी प्रभावित रहती हैं। इसी पैमाने पर देखें तो उसमें एक अंश यहाँ पे ये भी जुड़ता है कि लंबे समय तक अगर आप ईस्टर्न इंडिया की बात करें जिसमें कि बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, इन क्षेत्रों की मैं बात करूं, बिहार, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, ग्रीन रेवोल्यूशन यहाँ पर नहीं आ पाया, पहली चीज़। दूसरी चीज़, रेनफॉल पैटर्न काफ़ी हाई रहा जिसकी वजह से वहाँ पर इंटेंस पैडी कल्चर होता है। जब इंटेंस पैडी कल्चर है मतलब कि आप चावल की ही खेती करते हैं, लेकिन क्योंकि हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स आपके पास नहीं आए, यानी कि वो बीज नहीं आए जो पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी के पास आ गया था वीट के मामले में, और कोस्टल तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के पास आ गया था राइस के मामले में, जिस बीज के आधार पर आप ज़्यादा पैदावार करते हैं। तो ये ईस्ट के कॉन्टेक्स्ट में नहीं आ पाया क्योंकि हाई रेनफॉल में इस बीज को पेस्ट लग जाता था, इसलिए वो बीज नहीं विकसित हो पाए। तो ऐसे में आप क्या करते हैं कि आपको दाना ज़्यादा चाहिए तो उसका तरीका यही है, खेती को काफ़ी इंटेंस कर लीजिए, ज़्यादा पौधा लगाइए तो झाड़ फिर उस पर पौधे के हिसाब से आ जाएगा। लेकिन लैंड साइज़ कम है, लैंड होल्डिंग्स का साइज़ कम है, लैंड भी कंसोलिडेटेड नहीं है, तो प्रोडक्शन जो होती है वो क्योंकि हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स बेस्ड नहीं है और प्रोडक्शन नेचुरल रेनफॉल पे बेस्ड है, इट इज़ अ रेन फेड प्रोडक्शन, तो प्रोडक्शन उतनी अधिक नहीं होती कि वो सरप्लस हो जाए। तो जब प्रोडक्शन सरप्लस नहीं है तो मार्केट में बेचने योग्य आपके पास अनाज बचता ही नहीं, तो ऐसे में कैश आपके हाथ में आता ही नहीं। तो जब कैश नहीं आया तो आप मार्केट से लेबर नहीं ले सकते क्योंकि वेजेस पे करने को पैसा नहीं है। तो सोल्यूशन यही है कि इंटेंस पैडी कल्चर करने के लिए आपको फैमिली के मेंबर्स को ही एज ए लेबर यूज़ करना पड़ेगा, तो फैमिली मेंबर्स बढ़ाए जाते हैं। सो इंटेंस पैडी कल्चर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाई पॉपुलेशन। हाई पॉपुलेशन वाई? क्योंकि जितने ज़्यादा घर के सदस्य होंगे उतनी लेबर हो जाएगी खेतों में काम करने के लिए। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो अनाज पैदा हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ घर के मेंबर्स को फीड ही कर पा रहा है। तो इट इज़ समवेयर सब्सिस्टेंस बेस्ड पैडी कल्चर, सब्सिस्टेंस, गुजारे लायक खेती। तो जेब में उतना पैसा आ ही नहीं रहा तो सेव कहाँ से होगा? जब सेव ही नहीं हो रहा तो कैपिटल फॉर्म कहाँ से होगा? जब कैपिटल ही नहीं फॉर्म हो रहा तो मशीन्स में, सीड्स में, लेबर में, लैंड इम्प्रूवमेंट में इन्वेस्ट कहाँ से होगा? जब इन्वेस्ट ही नहीं हो रहा, स्पेंडिंग ही नहीं हो रही किसी तरह की, तो वो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस स्टेटस को में चली गई, तस जस के तस ही बनी हुई है। तो एग्रीकल्चर से क्रिएट हो गया एक ख़ास तरह का ऑक्यूपेशनल कल्चर और उस कल्चर पे बेस हो गया उनकी सेविंग्स और स्पेंडिंग्स, बिल्कुल डिफरेंट। वहीं दूसरी तरफ इसे पंजाब और हरियाणा से कंपेयर करें तो देयर इज़ अ सरप्लस एग्रीकल्चर। ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स यहाँ पर आए, जिसकी वजह से बम्पर क्रॉप्स आई, उनकी वजह से बम्पर प्रोडक्शन से बम्पर सरप्लस क्रिएट हुआ जिसे मार्केट में बेचा तो कैश इकोनॉमी का फ्लो बढ़ा, इससे एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स भी आए तो मैकेनाइजेशन हुआ, इससे वाटर सप्लाई में इन्वेस्ट किया गया तो मोटर्स लगी, ट्यूबवेल्स, और इसी के तहत आपने अच्छे सीड्स और फर्टिलाइज़र्स और केमिकल्स में, इंसेक्टिसाइड्स में, पेस्टिसाइड्स में इन्वेस्ट किया। तो किसान यहाँ पर जो खेती कर रहा है बिल्कुल भिन्न है, ये अपनी खेतों से उगाई फसल को इवन कंज्यूम भी नहीं करता। जो चावल अपने खेतों में लगाता है इवन उसे कंज्यूम भी नहीं करता, मार्केट से बासमती लाता है। तो ये सब्सिस्टेंस बेस्ड नहीं, इट इज़ अ सरप्लस एग्रीकल्चर। तो सरप्लस एग्रीकल्चर है तो धन काफ़ी अधिक है, तो धन जब काफ़ी अधिक है तो खर्चा भी है, स्पेंडिंग। तो पंजाब रीजन में यू कैन ऑब्जर्व हाई लेवल स्पेंडिंग, बट मैंने ईस्ट में बताया तो नो स्पेंडिंग। तो स्पेंडिंग उस लेवल पे नहीं है तो मार्केट भी नहीं है, मार्केट नहीं है तो फिर इन्वेस्टमेंट्स भी नहीं है। तो आपने नोटिस किया जिस बेल्ट की मैं बात कर रहा हूँ, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्री नहीं हो पाई। आई बात समझ में? गवर्नमेंट्स के पास उतने रेवेन्यूज़ भी नहीं है,
क्योंकि जब कंज्यूमर के हाथ में पैसा ही उतना नहीं है, चीज़ें कंज्यूम ही नहीं कर रहा है, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस की कमी और दूसरी तरफ सेल टैक्स की कमी, दूसरी तरफ इनकम्स भी नहीं है तो इनकम टैक्सेस की भी कमी रहेगी, तो रेवेन्यू भी उतना नहीं है। यही कारण रह जाता है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशंस बनी रहती हैं, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशंस बनी रहती हैं क्योंकि सोशल क्राइम्स आर देयर। आई बात समझ में? सोशल क्राइम्स होंगे क्योंकि संसाधनों को हर कोई अपने पास सिंचित करना चाहेगा। तो कुल मिलाकर के इसी कल्चर की वजह से आप इस रीजन में भी देखेंगे कि बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस का फैलाव नहीं हो पाया, क्योंकि लोगों के पास जब पैसा ही नहीं है इन हैंड, सेविंग्स ही नहीं होंगी, तो इंस्टीट्यूशंस भी अपना फैलाव क्यों करेंगे। तो लंबे समय तक इन क्षेत्रों में बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस की कमी पाई गई। फिर यहीं से एक चीज़ जन्म ले गई, वो क्या कि डेली वेज अर्नर बेसिस पर आप हो काम कर रहे हो, अपने खेतों में काम कर रहे हो, और जब लीन सीज़न है आपने फसल लगा ली और फसल काटना है, 2 समय में काम होता है। तो जब अपने इस खेतों में काम हो गया तो फिर ये लोग बड़े किसानों के खेतों में भी काम कर लेते हैं, नहीं तो ये आसपास में जो सरकार के द्वारा मनरेगा या कोई और योजना चल रही उसमें काम कर लेते हैं, या फिर जो छोटी मोटी प्राइवेट कारखाने, फैक्ट्रियाँ या छोटे मोटे सड़क बनने के काम, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्क, ये कहीं भी काम ढूंढ लेते हैं। तो इस तरह से ये पीजेंट लेबरर की तरह काम कर लेते हैं, एक समय में पीजेंट भी होते हैं, एक समय में लेबरर भी। उसके तहत जो इन्हें छुटपुट रोज के तहत पैसा मिलता रहता है, कोई अगर इनसे वो ले ले रोज के बेसिस पे तो इनका पैसा थोड़ा बहुत इनके हक में सेव हो सकता है, लेकिन प्रॉमिसेस ये किए जाएं कि बहुत बड़े रिटर्न्स आएंगे। इनकी ज़रूरतें हैं 15,000, 12,000, 10,000, 20,000 चाहिए इन्हें, लेकिन इनके पास रखने को कोई कोलेटरल नहीं होता, संपत्ति नहीं होती, इनके पास कोई डॉक्यूमेंटेशंस नहीं होती। तो ऐसे में इन्हीं क्षेत्रों में आप देखें चिट फंड फैल गए। चिट फंड यानी कि जो आपसे पर डे 100 रुपया ले लेंगे या फिर पर डे 50 रुपये ले लेंगे, तो महीने का 1500 हो गया, तो वो रोज़ आएंगे आपके पास 50 रुपीज़। तो शारदा चिट फंड और कई सारे और चिट फंड्स इन एरिया में आए, तो रोज़ इनसे पैसा लेके, जैसे 20 लोगों से रोज़ 100 रुपया लिया, तो रोज़ का 100 रुपया एक बंदे से ले लिया, तो एक कॉर्पस क्रिएट हो गया मान लो 50,000 का, और उसी महीने में किसी एक को ज़रूरत पड़ी 50,000, तो उसको उसमें से 30 दे दिया उसी कॉर्पस में से, इतने में किसी दूसरे ने वापस किया तो इसमें आ गया किसी तीसरे को। इस तरह से चिट फंड्स बहुत हाई रिटर्न के प्रोमिसेस इनको करके वो फंड्स इनके मोबिलाइज करते रहे। तो चिट फंड घोटाले इन्हीं क्षेत्रों में आपको देखेंगे। पंजाब, हरियाणा, यूपी में आपने चिट फंड्स नहीं देखे होंगे, क्योंकि यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल फाइनेंशियल क्रेडिट सिस्टम अवेलेबल है, वहाँ पर इंस्टीट्यूशनल सेटअप अवेलेबल नहीं थे क्रेडिट के। लोन की ज़रूरतों की मांग इन्हीं चिट फंड्स ने पूरी की और हाई रिटर्न्स के प्रोमिसेस भी किए, क्योंकि डेली वेज अर्नर सिस्टम है, बहुत ही स्मॉल लेवल पर कैश अर्निंग प्रोसेस है, उसी को मोबिलाइज कर लिया उन लोगों ने। इसलिए स्मॉल फाइनेंस बैंक्स इन क्षेत्र में मशहूर है, और आज की डेट में सरकार कहती भी है कि हमें स्मॉल फाइनेंस बैंक चाहिए। जैसे बंधन बैंक बंगाल के एरिया में बहुत फेमस है, वो है भी वहीं का, और उसे नेशनल लेवल पे गवर्नमेंट उस मॉडल को लागू करना चाहती है कि स्मॉल फाइनेंसेस को हमें मोबिलाइज़ करना है। इसलिए सरकार जन धन योजना भी लाई कि इनके खाते खोले जाएं जन धन योजना के तहत जीरो बैलेंस वाले, ताकि इनके पास 50 रुपया, 20 रुपया, 100 रुपया कुछ एटलीस्ट अपने बैंक खाते में डालें, इनका कुछ पैसा 5,000, 10,000 जमा होना शुरू हो, ताकि इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट्स इन तक पहुंचाए जाए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन तक पहुंचे। ये पोटेंशियल जो अब तक टैप नहीं हुआ है, इसे टैप करें हम। तो एक कल्चर यहाँ से ये जन्म आया कि भाई आपके पास क्योंकि उतनी अर्निंग्स नहीं है कि आप बड़े स्तर पर डिपॉजिट्स करा सकें, बैंक्स की रिक्वायरमेंट को सर्व करें, लीगल डॉक्यूमेंटेशन की फॉर्मेलिटीज़ को कवर करें, लोन लेने के लिए कोलेटरल्स कॉम्प्रोमाइज़ करें या प्रोवाइड करें, यानी कि कोई चीज़ बंधक रखें आप अपनी, नहीं है, तो वहाँ पर चिट फंड सिस्टम एक्टिवेट हो गया। आई बात समझ में? और उस चिट फंड सिस्टम के तहत पैसा मोबिलाइज हुआ, तो सेविंग्स हैं लेकिन इन अ टोटली डिफरेंट मैनर। आई बात समझ? लेकिन वहीं जब मैं बात पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी की कर रहा हूँ, तो कोई ऐसा इंडिया का बैंक मुझे नहीं लगता जो यहाँ पर नहीं होगा। इनफैक्ट एक रोड पर 3-3, 4-4 बैंक एक ही कंपनी के मिल जाएंगे। SBI के ब्रांचेस देख लीजिए, बैंक ऑफ पटियाला देख लीजिए, बेइंतहा ब्रांचेस आपको नज़र आ जाएंगी। रीज़न बीइंग कि इन्वेस्टमेंट जो सेविंग्स हैं वो बहुत ही डिफरेंट कैरेक्टर की हैं। FDs आपको खुलती दिखेंगी, रेकरेंट डिपॉजिट्स आपको खुलते दिखेंगे, क्योंकि सरप्लस एग्रीकल्चर है तो पैसा है, और फिर उन सेविंग्स को आप किसी बड़े इवेंट के लिए एक ही बार में ब्रेक करेंगे, जैसे मैरिज है, गाड़ी लेनी है, तो यहाँ पर सेविंग्स का
पर्पज़ यही है कि एक बड़े काम के लिए हमने पैसा बैंक में रख दिया। तो बैंक एक तरह के लॉकर की तरह ज़्यादा काम करते हैं एज़ कम्पेयर टू मनी मल्टीप्लायर। आप 50 लाख 30 लाख रख रहे हैं, आपको फॉर्च्यूनर लेनी है, उसके लिए पैसा जमा हो रहा है। ऐसा नहीं है कि वो 30 लाख हम रख रहे हैं तो उसको बेहतर म्यूचुअल फंड्स के वाया रूट करना है। डीमैट अकाउंट अभी तक लोग फ्रेंडली नहीं है यहाँ पर, इट इज़ नॉट एट ऑल। लेकिन यहीं आप नीचे जाइए, थोड़ा महाराष्ट्र जाइए, पूना जाइए, थोड़ी सी भी रकम है तो डीमैट में रखना है, थोड़ा सा भी पैसा है तो सेविंग अकाउंट में भी वो अकाउंट में रखना है जिसमें ज़्यादा इंटरेस्ट ऑफर हो रहा है। लेकिन यहाँ पर आपका 2.5% वाले सेविंग अकाउंट में करोड़ों पड़ा है, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि आपको पता है या तो एक दिन इकट्ठी ज़मीन लेनी है, या हमने गाड़ी लेनी है, या हमने शादी में लगाना है। कहानी 3-4 ही है, रोटेशन नहीं है। फिर पंजाब से इस मामले में गुजरात अलग हो गया, वो रोटेट करेगा। वो 1 महीने के लिए पैसा रख रहा है 1 लाख, तो वो ये देखेगा कि कोई 26 दिन की या 30 दिन की FD ऑफ़र है। मैं आपसे पूछता हूँ, जलंधर में, पंजाब में, आपको पता होना चाहिए कि बैंक 7 दिन की FD भी ऑफ़र करते हैं, 7 डेज़ वाली FD भी होती है। कौन यहाँ पर इतनी जहमत उठाता है कि मैं 7 दिन वाली FD करा लूँ? इवन साल भर की FD को यहाँ पर मिनिमम FD माना जाता है। अदरवाइज़ पैसा कहते हैं सेविंग में पड़ा रहा है, कौन जाए निकल। लेकिन ऐसे भी कम्युनिटीज़ हैं 7 डेज़ के लिए भी पैसा है तो FDs में डालेंगे। इवन मंथली पैसा अगर सेविंग अकाउंट में डाल रहे हैं ना, तो मंथली सेविंग में नहीं डाल के रेकरेंट डिपॉजिट में डालेंगे, और रेकरेंट डिपॉजिट के वाया मल्टीप्लाई करके फिर उसे सिंगल FD में कन्वर्ट करेंगे। इस तरह से वो लोग पैसे की एक पाई को मल्टीप्लाई करते हैं। उसका पैसा है, पैसे का फटाफट पैसा अकाउंट में डालने के बजाय उसकी घर लेकर के उसे रेंट पे चढ़ाएंगे, PG में देंगे, उससे आने वाला पैसा भी मिल रहा है, ऊपर से प्रॉपर्टी भी अपनी है, रेट बढ़ते ही उसे बेचेंगे, उसको फिर फर्दर रोटेट करेंगे किसी और एरिया में। तो आप देखेंगे 5 से 8 साल में वो पैसे को कहाँ से कहाँ रोटेट कर जाएंगे, कितना बना जाएंगे। दैट इज़ द कंसेप्ट ऑफ सेविंग इन अदर कम्युनिटीज़। लेकिन इन पंजाब सेविंग्स आर देयर बट फॉर अ डिफरेंट पर्पस, फॉर अ बिग पर्पस, बाहर भेजने के लिए, बड़ी गाड़ी के लिए, ज़मीन के लिए, अच्छी तगड़ी शादी के लिए कि 35। और ऐसे बोला भी जाता है इसके नाम की एक FD है 40 की, इसके नाम की एक FD है 30 की, वो तोड़वा देंगे। जब शादी की बात आती है तो कहते हैं टेंशन तो नहीं, कहते नहीं 40 की एक FD है, सिंपल। लेकिन वहाँ पर ऐसा नहीं है, वहाँ पर बात होगी शादी का क्या, कहते हैं घुमाते हैं, देखते हैं, रोटेट करते हैं, अपन घुमाया हुआ है सिस्टम, उसके थ्रू। आई बात समझ में? तो 3 कल्चर, तीनों अलग। एक जगह पे सेविंग्स मोबिलाइज करने के लिए एक नया सिस्टम आ गया, चिट फंड, जो रोज़ का 50-100 मोबिलाइज कर रहा है। एक जगह पर सेविंग है क्योंकि सरप्लस एग्रीकल्चर, तो सेविंग्स भी बल्क में, फिर एक ही बार में सिंगल स्ट्रोक खर्चा। एक जगह पर सेविंग्स हैं बल्क में, लेकिन मनी इज़ हाईली मोबिलिटी ओरिएंटेड, मनी रोटेट हो रही है फ्रीक्वेंटली मल्टीपल हैंड्स के थ्रू, और पैसा जितने हाथों से घूमे उतने लोगों को रोज़गार देता है। जैसे कि पैसा मल्टीप्लाई होता है, जैसे कि आपके घर में 10 लाख पड़ा है 1 महीने के लिए, आपने अपने घर में नहीं रखा वो 10 लाख 1 महीने के लिए, आपने वो 10 लाख रुपया 1 महीने के लिए एक बैंक को दे दिया। बैंक ने वो पैसा 1 महीने के लिए किसी बिल्डर को दे दिया ब्याज पर। आपके उस 10 लाख से 2 उद्योग धंधे नए खड़े हुए, बैंक और बिल्डर। तो पैसा 3 हाथों में घूमा तो पैसा मल्टीप्लाई हुआ ना, क्योंकि 10 लाख आपने बैंक में डाला है तो आपको वो 10 लाख 10,000 होके मिला, तो पैसा बढ़ा। वो 10 लाख अगर उसने बिल्डर को दिया है तो उसने 10 लाख 30,000 कमाया, पैसा बढ़ा। बिल्डर ने वो 10 लाख लगा करके जो बिल्डिंग बनाई उससे कमाया 12 लाख, तो पैसा, तो 10 लाख घर में पड़ा 10 लाख था, 3 हाथों में घूमा तो 12 लाख हो गया। 12 लाख बिल्डर के एंड में, 10 आपको भी मिला था, 20 उसको भी, तो 12 लाख 30,000 हो गया। समझ आई बात? पैसा मल्टीप्लाई हो रहा है, कई हाथों से घूम रहा है, उतने ही रोज़गार। तो इस तरह से गवर्नमेंट ऑलवेज फोकस करती हैं कि पैसा प्लीज़ सेव करिए और पैसा मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू रोटेट करिए। तो देखिए आपके कल्चरल हैबिट्स इम्पैक्ट करती हैं कि आपकी सेविंग्स और स्पेंडिंग्स क्या होंगी। इस मुद्दे पर हमने डिस्कस किया था। इसको फिर मल्टीपल एरियाज़ में आप ले जा सकते हैं, कास्ट के आधारित इस मुद्दे को ले जा सकते हैं, कम्युनिटी के बेसिस पर इस मुद्दे को ले जा सकते हैं, बहुत सारे एरियाज़ में आप इसे एक्सटेंड कर सकते हैं। हमने आपको पर्सपेक्टिव दे दिया कि किस पर्सपेक्टिव के साथ आप इसे डील कर सकते हैं। कुछ और टर्म्स के साथ हम आगे बढ़ते हैं इसी चैप्टर में। एक टर्म बार बार आपको जो समझ में आएगी, डंडा देना, वो दैट इज़ द आइडेंटिटी। आइडेंटिटी के तौर पर बहुत सी चीज़ें हैं। जब सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में आप आइडेंटिटी पढ़ते हैं, इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। देखिए हम कानून भी पढ़ते हैं कि किसी को जाति सूचक शब्द नहीं कहना, NT-SC ST एक्ट पढ़ते हो ना आप। आइडेंटिटी बड़ी चीज़ होती है जब हम सोशल कॉन्टेक्स्ट में इसकी बात करते हैं, क्योंकि आइडेंटिटी बेस्ड प्रिविलेजेस हैं, आइडेंटिटी बेस्ड एडवांटेजेस हैं।
आइडेंटिटी बेस्ड ही डिप्रीवेशंस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। आई बात समझ में? तो फिर आइडेंटिटी महत्वपूर्ण हो जाती है। यहाँ पर आइडेंटिटी का मतलब सिर्फ़ और सिर्फ आपकी राजनीतिक शिनाख्त नहीं है कि आप किस देश से हैं, आपकी नेशनैलिटी क्या है, इंडियन है, ऑस्ट्रेलियन है, कैनेडियन है। यहाँ पर आइडेंटिटी का पर्पज़ यह है कि सोशल हायरार्की में आपका स्टेटस कहाँ पर है। समाज में एक स्ट्रेटिफिकेशन है, यानी कि लेयर्स हैं जिसमें आप कहीं ना कहीं प्लेस्ड हैं, वो है आपका स्टेटस। इस स्टेटस की वजह से आपके कुछ रोल्स हैं जो आपको परफॉर्म करने हैं। तो देखो कहानी कितनी टेक्निकल हो गई। एक वर्ड मैंने यूज़ कर लिया, स्ट्रेटिफिकेशन, स्ट्रेटा। तो एक आप किस स्ट्रेटा में हैं, समाज में सबसे लोएस्ट स्ट्रेटा पे हो, यानी कि शूद्र स्ट्रेटा पे हो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वाले समाज में, तो फिर उस स्ट्रेटा पे हो तो यू हैव वन काइंड ऑफ स्टेटस इन दैट वर्ण व्यवस्था। और उस स्टेटस की वजह से आपका कोई रोल भी है। और अगर इस वर्ण से बाहर हो, अवर्ण हो, तो फिर आपका स्टेटस क्या है, आपका स्टेटा क्या है, यू आर आउटकास्ट, है ना, आप आउटकास्ट हैं। और उसकी वजह से भी आपका रूल है। रूल क्या है, इम्प्योर चीज़ों के साथ डील करना है। शरीर, डेड बॉडीज़ है, ह्यूमन वेस्ट है, ह्यूमन एक्सक्रीटा है, इन चीज़ों से डील करना है। तो देखिए स्टेटस से रूल। स्टेटस आया आपकी स्ट्रेटिफिकेशन में पोजीशन क्या है, आप कहाँ स्ट्रेटिफाइड हैं। तो द थिंग इज़ कि जब हम बात आइडेंटिटी की करते हैं तो आइडेंटिटी सोसाइटी कॉन्टेक्स्ट में बहुत डिफरेंट बिहेव करती है। वही वर्ड यहाँ पर समझाने की कोशिश की गई है। आइडेंटिटी का मतलब यहाँ पर यह है द डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पर्सनस कैरेक्टर, द डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पर्सनस कैरेक्टर और द कैरेक्टर ऑफ अ ग्रुप विच रिलेट टू हु they are and what is meaningful to them, who they are and what is meaningful to them. Some of the main sources of identity include gender, nationality, ethnicity, social classes, social caste, आगे आगे ये सारे आते चले जाएंगे। आई बात समझ में? क्या समझ में आया? मेन सोर्सेस, आपकी पहचान के मुख्य स्रोत क्या है। ये आपकी पहचान नहीं है, ये आपकी पहचान के स्रोत है। बात को समझो। सो मेन सोर्सेज ऑफ योर आइडेंटिटी, एक सोर्स आपकी नेशनैलिटी है, बट इट इज़ इन इट सेल्फ इज़ नॉट योर कंप्लीट आइडेंटिटी, इट इज़ वन ऑफ द सोर्स ऑफ योर आइडेंटिटी। सो नेशनैलिटी इज़ वन ऑफ द सोर्स ऑफ योर आइडेंटिटी। यू आर इंडियन नेशनल, यू आर अमेरिकन नेशनल, यू आर अफगान नेशनल, तो फिर उस नेशनैलिटी की वजह से ही बहुत सारी सर्विसेज, प्रिविलेजेस या बहुत सारी डिप्रिवेशंस जुड़ जाती हैं। अनदर सोर्स दैट यू आर जेंडर, मेल फीमेल। अब जेंडर बेसिस पर ही देखें तो क्या है, द डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पर्सनस कैरेक्टर और द कैरेक्टर ऑफ अ ग्रुप विच रिलेट टू हु दे आर एंड व्हाट इज़ मीनिंगफुल टू देम। तो अब जेंडर है तो फीमेल है, तो फीमेल होने के साथ ही डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर्स आ जाएंगे, डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगी। कुछ तो होंगी बाय नेचर, बायोलॉजिकल, बाय बर्थ, और कुछ होंगी जो सोसाइटी ने दी होंगी कि सच कैरेक्टरिस्टिक्स आर डिस्टिंक्टिव टू द वुमेन, या वुमेन की या वुमेन ग्रुप की। हम फीमेल सेगमेंट की ही बात कर लेंगे, उससे ही रिलेट होगा कि हु दे आर, कौन है ये, तो महिला है। और इससे आगे बढ़ जाएंगे तो क्या है ये, गृहिणी है। कौन है ये, महिला है। क्या है ये, गृहिणी है। और व्हाट इज़ मीनिंगफुल टू देम, और इनके लिए क्या महत्व रखता है। तो प्रेजुडिस्ड सोसाइटी में हो सकता है माइंड की कंडीशनिंग लंबे समय तक ये कर दी जाए कि क्या महत्व रखता है आपके लिए बीइंग अ महिला, आपकी आइडेंटिटी का सोर्स ये जेंडर है। इससे ये क्लियर हुआ कि यू आर फीमेल। तो अब आपका डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर यही है कि मान लीजिए कि आप एक गृहिणी हैं, और अब आपके लिए क्या महत्व रखता है, परिवार के सम्मान को बनाए रखना। तो इसलिए जो पैट्रियार्कल सोसाइटीज़ होती हैं, बेसिकली एग्रीकल्चरली डोमिनेटेड सोसाइटी, जिनमें हर पर्सन ये आइडेंटिफाई कर रहा होता है कि मैं लीडरशिप पोजीशन कैसे कैप्चर करूं। तो लीडरशिप पोजीशन कैप्चर करने के लिए मैंने बताया था कि प्रतिष्ठा स्थापित करनी पड़ेगी, जिसमें मैंने वो ह्यूमंगस मैरिजेस भी बताई थी। तो जहाँ प्रतिष्ठा ही स्थापित करना प्रमुख है, क्योंकि आपको लीडरशिप स्पॉट वहाँ पर कैप्चर करना है सोसाइटी में, तो प्रतिष्ठा अपनी स्थापित करनी पड़ेगी। वहाँ पर आपकी प्रतिष्ठा का विषय बन जाता है आपकी घर की महिलाएं, क्योंकि उनसे आप जोड़ते हैं अपने आप के सामाजिक सम्मान को।
ऐसे में आपकी घर की महिलाएं यदि अपनी इच्छा से विवाह कर लेती हैं या कुल के बाहर विवाह कर लेती हैं तो आपके सामाजिक सम्मान को ठेस पहुंचती है, जिससे आपकी प्रतिष्ठा का स्तर गिर जाता है, जिससे आपकी दावेदारी उस लीडरशिप पोजीशन पर गिर जाती है। इसलिए फिर आप उस सामाजिक सम्मान को बचाने के लिए, जिसका पर्पज़ उस प्रतिष्ठा को बचाना है, जिसका पर्पज़ आपकी लीडरशिप पोजीशन को बचाना है, के लिए आप उस महिला को मार देते हैं। इसे ऑनर किलिंग कहते हैं। समझ आई बात? तो ये इसके पीछे फिर हमने सारे फैक्टर अब समझ लिए ना। तो पैट्रियार्कल सोसाइटीज़ में ये ज़्यादा है, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी एंड समवेयर राजस्थान इज़ ऑल्सो वेरी प्रोमिनेंट। तो ये आपने एक धड़क करके धड़कन, पता नहीं कौन मूवी भी देखी होगी आपने। सो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम देयर? नथिंग। प्रॉब्लम इज़ कि समाज में आप अपन कहाँ हैं, दैट इज़ ऑल, नथिंग एल्स। प्रॉब्लम और कोई भी नहीं। आप अपने लहू को, अपने रक्त को ख़त्म करने तक चले जाते हैं, क्योंकि आप ये मानते हैं कि फिर पीढ़ी दर पीढ़ी अब ये जो चीज़ एंटर हो जाएगी तो आने वाली जनरेशन्स के लिए भी ये एक प्लेग का काम करेगी, क्योंकि हमेशा के लिए समाज में हमारे ओपोनेंट्स को हमारी प्रतिष्ठा गिराए रखने के लिए एक वेपन मिल जाएगा। इस वेपन को आप काउंटर करते हैं उसकी हत्या करके, क्योंकि हत्या करके जो आपने वापस स्थापित कर लिया वो है अपनी शुद्धता मतलब कि उस समाज में आपकी एक्सेप्टेबिलिटी, कि आपका शरीर का एक अंग, आपके परिवार का एक सदस्य गलत था, आपने शुद्धता बनाए रखने के लिए उसे भी काट फेंका। इसलिए आप एज अ बॉडी, आप एज अ फैमिली, आप एज अ क्लैन, आप एज अ हेरिटेज कहीं भी इम्पैक्ट नहीं हुए हैं। आप इंटैक्ट हैं प्योरिटी के साथ, तो आपकी सामाजिक सम्मान एग्जैक्ट बना रहेगा, आपकी प्रतिष्ठा भी वही है। समाज में उल्टा आपको और चेरिश किया जाएगा कि इन्हें उदाहरण के स्वरूप देखा जाए कि जैसे ही इनके शरीर का एक अंग पीड़ित हुआ, यानी कि इम्प्योर हुआ, इन्होंने काट फेंका, ऐसा बलिदान जो करेगा समाज में प्रतिष्ठित वही माना जाएगा। तो इन्हें फिर गले में गेंदे के हार डाल के और चेरिश किया जाता है, ये और दावेदार हो जाते हैं चुनाव के लिए, प्रतिष्ठा के लिए। तो ये एक तरह का ये ट्रेंड भी बन गया था, एक समय में ट्रेंड भी हो गया था कि होड़ लगी थी कि कौन कितने को ख़त्म कर रहा है, यही कारण है। लेकिन इस चक्कर में हुआ क्या, महिलाओं का सम्मान खत्म हुआ। तो जेंडर ही हुआ ना, जिसके तहत हमने उस ग्रुप को एक डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स उसके साथ जोड़ दिया कि ये परिकुल की मर्यादा है, ये कुल का सम्मान है, इसे आहत करना नहीं है, ये इनकी जिम्मेवारी है। और उन्हें बताया गया कि आप अब खुद को आइडेंटिफाई करिए कि हु आर यू, वो कौन है कौन है आप हमारे कुल का मान मर्यादा हैं, आप गौरव हैं, आप सम्मान हैं, आपकी तरफ कोई नज़र उठा के कैसे देख सकता है। सवाल उन्होंने इतना ही पूछा कि भैया या पिताजी ऐसा क्यों, आप महिला हैं, जेंडर, और भैया वो छोटा जो है वो रोज़ घुसा रहता है इधर उधर जाके, राजसी ठाठ हैं, क्योंकि लिंग का फ़र्क है, वो पुरुष है तुम महिला हो, सिंपल कहानी। वो ऐसा नहीं करेगा तो भी प्रतिष्ठा घटेगी, क्योंकि लोगों को ये भी नहीं महसूस होगा कि इसमें तो कोई राजसी ठाठ ही नहीं है, ये तो कोई राजसी हरकतें दिखाता ही नहीं है, और तुम बेटा ऐसा करोगी तो मर्यादा आहत होगी। समझ आई? तो दैट इज़ द कंसेप्ट। हमें विचार इस पे करना था। हम वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पे महिलाओं को आदमियों से लड़वाने लगे। सारे आदमी बुरे नहीं, सारी औरतें भी अच्छी नहीं। अच्छा बुरा इस तरह से नहीं होता, इस व्यवस्था से लड़ना था, इस पैट्रियार्की से फाइट करनी थी, सामाजिक प्रतिष्ठा वाले कंसेप्ट से, इस झूठे सामाजिक सम्मान। इसका कारण ये रहे, अगर लीडरशिप की पोजीशन ऑक्यूपाई तब होगी जब आप में मेरिट होगी और उसके लिए सोसाइटी उतनी एनलाइटेंड और अवेकेंड होगी कि वो असल मुद्दों पर आपको चुने अपना नेता, तो फिर ये जो बोगस सम्मान वाला कंसेप्ट है जिसका बोझा औरत ढो रही है, ये तो कंसेप्ट ही ख़त्म हो जाएगा, ये तो कंसेप्ट ही ख़त्म हो जाएगा। तो वुमेन हो गई एम्पावर्ड, मर्द भी जिंदा हैं और सारे वहीं के वहीं हैं। हमने उस महीन तथ्यों को समझ कर उनको करेक्ट कर दिया, महिला का सम्मान वापस। लेकिन बोगस फेमिनिस्ट सिस्टम में क्या है, लड़वाओ इनको और सीधे सीधे टैग कि भाई राजपूताना, ये जाट, ये मराठा तुमको सम्मान नहीं देंगे, ऐसा नहीं है। इससे जब हम जनरलाइज और ग्रॉस सेंस में लेते हैं, हम अल्टीमेटली अपने कॉज से ही इनजस्टिस करते हैं, क्योंकि यील्ड हम कुछ भी नहीं करते। वुमेन कभी एम्पावर नहीं होती,
2-3 वुमेन जो हैं वो हम शो कर देते हैं एम्पावर्ड हुई, जो उस मूवमेंट का हिस्सा है, किसी ना किसी लेवल पे कॉम्प्रोमाइज़ ही हो रहा होता है कुछ ना कुछ। एक्चुअल एम्पावरमेंट करनी है, व्यवस्था बदलनी होगी, कुरीतियों को बदला जाए, उन कुरीतियों को एग्जीक्यूट करने वाले 2-4 लोगों को टांगने काटने से या सुधारने से अंतर नहीं पड़ेगा, अंततः हमें कुरीति को ख़त्म करना पड़ेगा। और कुरीति को ख़त्म करने के लिए उस रीति का आधार ढूंढना पड़ेगा, आधार बदल दिए जाएंगे तो रीति अपने आप कुरीति से सुरीति हो जाएगी। आई बात समझ में? दैट इज़ द कंसेप्ट कि आइडेंटिटी बहुत महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है जब सोसाइटी, इसी तरह से एथनिसिटी बेस्ड, एथनिक कंसेप्ट के बेसिस पर आइडेंटिटी बहुत महत्वपूर्ण है। अब आज की डेट में आप इंस्टाग्राम पे कुछ टटपुंडिया मैसेज ज़रूर देख रहे होंगे कि अफ़गान 9 दिन नहीं झेल पाए इनको और भारत ने 400 साल झेला। पहले तो इन लोगों के तथ्य भी सुधार दूँ मैं, अगर ये मुग़लों के कॉन्टेक्स्ट में ऐसा कह रहे हैं तो मुग़ल 400 साल तक तो भारत में थे नहीं। ये किस इतिहासकार से पढ़ के हैं भगवान जानता है, मुझे तो पता नहीं। 1857 तक अगर मुग़ल थे भी, बहादुर शाह 2 को गद्दी से लाल किले से उठा करके अंग्रेज रंगून ले गए थे, तो अगर 1857 तक भी लूँ मैं तो 1526 में बाबर भारत आता है और भारत आकर के सत्ता जमाता है, पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, तो उससे लेकर के 1857 से 400 साल कौन से इन्होंने मला नहीं है, मैं नहीं जानता। और तब तक सारे जानते हैं कि लोधियों से उसका युद्ध हुआ था, तो फिर लोधी जो थे वो तो सल्तनत काल का हिस्सा थे, तो लोधियों से लड़ाई करके वो जीता। तो 400 साल इनका ईश्वर जानता है कि इन्होंने कौन से बनाए। और अगर मुस्लिम रूल को बताना चाहते हो तो फिर 400 साल नहीं है, फिर कहानी 600 साल की है, क्योंकि 1206 में अगर आप देखें तो कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में जो दिल्ली है उसे राजधानी माना गया था और सल्तनत काल की स्थापना हुई। फिर आगे अल्तमश यानी कि उसका जमाई जो है वो आगे बढ़ाया। तो 1206 से लेकर के अगर मैं 1857 तक देखूं तो फिर तो ये लगभग 650 साल है। तो 650 साल बोलो या 350 साल बोलो, ये 400 साल का आंकड़ा भी इनके पप्पा ने कौन सा दिया है ये मुझे नहीं पता। तो मुद्दा ये है कि ये कह रहे हैं कि भैया हमने 633 ईस्वी से लेकर के 1947 तक इनको झेला, इनसे लड़े, फिर भी इनसे हम हारे नहीं। और अफ़गान जो है वो भाग गए 9 दिन के अंदर। यही सवाल है ना, अफ़गान को अगर हम एक प्रोविंस मान लें तो 9 दिन के अंदर अगर भागे हैं तो फिर जितने भी शासक भारत में आते रहे हैं इस तरह की तो कई प्रोविंसेस, कई गद्दियाँ तो वो जीतते रहे। समस्त भारत तो किसी के अधीन था भी नहीं, क्योंकि समस्त भारत जैसी राजनीतिक सोच कोई थी भी नहीं। मुद्दे की कहानी तो ये, इवन यह कहना भी गलत है, अगर हम यह भी मान रहे तो गलत है, क्योंकि मुग़लों के समय में समस्त राजपूताना उनके अधीन उस तरह से नहीं था। सल्तनत काल में तो समस्त भारत था ही नहीं। अलाउद्दीन खिलजी ने मदुरई तक अपने लड़ाके भेज करके टैक्स जरूर कलेक्ट किया, बट उसकी सब्जुगेशन में डायरेक्टली दक्षिण तो था ही नहीं। तो मुद्दा यहाँ पर आता है कि एथनिसिटी का कंसेप्ट बड़ा प्रोमिनेंट रहता है कि आप किस एथनिक स्टॉक से हैं। तुर्क हैं, अफ़गान हैं, मुग़ल हैं, मंगोल जिन्हें हम कहते हैं, कि भाई यहाँ से अगर भारत की बात कर दें तो राजपूत हैं, मराठा हैं, कि जाट हैं, कि कौन है। और हम एथनिक फाइट्स में ही इंगेज रहे हैं बड़े लंबे समय तक। सवाल इस पे नहीं करना चाहिए कि 1947 तक हमने किसके राज्य को रिपेल करके रखा, सवाल इस पे करना चाहिए कि 633 से 1947 तक हमारा राज्य क्यों नहीं था। तो फिर समझ में आएगा कि म्यूचुअल क्वेरल्स, हमारी आपस की लड़ाइयाँ, झगड़े और एथनिक क्लैशेस थे, जिसकी वजह से इसी लाइन को अगर मैं बदलूँ तो इतने साल तक फिर राज हमारा भी नहीं था। उसका कारण पूछो कि क्यों नहीं था, और कारण आपको समझ में आ जाएगा। तो नकारात्मकता पे ज़्यादा काम करें, ना कि हम ये दिखाएं कि सब कुछ बड़ा सकारात्मक था। तो एथनिकली भी आपकी बहुत सी आइडेंटिटियाँ निकल करके आती हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी जैसे कि ट्राइब्स, और अपनी इस आइडेंटिटी के बेसिस पर ही उनका रहन सहन, उनकी आइडियोलॉजी, उनका कल्चर कस्टम मैनर बिल्कुल डिफरेंट है। और कॉन्स्टिट्यूशन में उनकी इसी एथनिक आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत से प्रोविजंस भी हैं। तो ये आइडेंटिटी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, जिसे हम देख कर ये कह देते हैं ये मेन स्ट्रीम का हिस्सा नहीं, हमें इनके लिए डिस्टिंक्ट प्रोविजंस बनाने पड़ेंगे। आइडेंटिटी जाति के आधार पर दी जाए, धर्म के आधार पर दी जाए, आपकी क्लासेस के आधार पर दी जाए कि बिजनेस क्लास हैं कि वर्किंग क्लास हैं कि कौन सी क्लास हैं, आपके लिंग के आधार पर दी जाए, आपकी राष्ट्रीयता के आधार पर दी जाए। समाज शास्त्र के मामले में ये बहुत महत्वपूर्ण होती है। आइडेंटिटी ही है ना, कुछ कंट्रीज़ को बहुत ईजिली वीज़ास मिल जाता है अमेरिका के, कुछ कंट्रीज़ को नहीं मिलते। कारण क्या हो जाता है? कुछ नहीं, बस आपके पासपोर्ट पे आपकी एक आइडेंटिटी मेंशन है कि आप किस कंट्री से हैं, और फिर उस कंट्री से हैं तो फिर आपकी आइडेंटिटी के साथ एक सेकंड लेयर जोड़ी जाती है कि धर्म पता करो कौन सा है, तो फिर धर्म ये पर्टिकुलर है, और हो सकता है वो कंट्री इस आइडेंटिटी को अप्रूव ना करती हो,
वो उनके आपको लेकर के कुछ सिक्योरिटी कंसर्न्स या प्रेजुडिसेस भी हो सकते हैं। सिक्योरिटी कंसर्न्स एक अलग बात है, प्रेजुडिसेस हो सकते हैं, है ना, क्योंकि इतने बड़े आप डेवलप्ड हो गए हो, अगर आप मंगल पर सुरक्षित रह सकते हो तो अगर सारी छानबीन करके किसी को एंट्री दे दो तो फिर प्रेजुडिसेस सिक्योरिटी वाली तो नहीं होंगे, सिक्योरिटी कंसर्न्स तो नहीं होंगे, फिर प्रेजुडिसेस ही होंगे, क्योंकि आपको वीज़ा ही देना है, 2 महीने लेट दे दो, सारी पीछे तक तफ्तीश करा लो, है ना, सिंपल, तो फिर तो वीज़ा दे सकते हो, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। So that is the concept. So identity concept is the distinctive characteristic of a person's character or the character of a group which relate to who they are and what is meaningful to them. So 2 lines are very important, who they are and what is meaningful to them. तो women थी, तो who they are, the female, और फीमेल के साथ मैंने एक चरित्र भी जोड़ा था, गृहिणी जैसा आइडियोलॉजी बनी है, और फिर व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट टू देम वो भी जोड़ दिया। इनके लिए इम्पॉर्टेंट क्या है, परिवार का रक्षण, भरण पोषण, विकास, अच्छा चरित्र बच्चों को देना, व्यक्तित्व का विकास करना, और परिवार कुल और मर्यादा को जोड़े रखना, सम्मान मान बनाए रखना, ऐसी बातें हैं। समाज बदला, धीरे धीरे सोसाइटीज़ बदली, तो हर सोसाइटी टू सोसाइटी में व्हाट इज़ मीनिंगफुल टू देम बदल जाता है, एवरी सोसाइटी टू सोसाइटी मीनिंगफुल टू देम बदल जाता है। तो एक आइडेंटिटी ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, उससे 2 चीज़ें बदल गई कि हु दे आर एंड व्हाट इज़ मीनिंगफुल टू दैम। इट विल अल्टीमेटली ट्रांसफॉर्म फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी, इट विल चेंज, ओके, इट इज़ वेरी लुनेटिक। तो दैट इज द सम ऑफ द मेन सोर्सेज आर सच, दे आर द सोर्सेज। नेक्स्ट इज द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। हमने सोशलिस्ट पैटर्न में मीन्स ऑफ प्रोडक्शन देखा, इट इज़ विद द स्टेट। नेशनलिस्ट हमने कैपिटलिज्म में मीन्स ऑफ प्रोडक्शन देखा, इट इज़ विद द प्राइवेट प्लेयर। तो व्हाट इज़ दैट मीन्स ऑफ प्रोडक्शन? The means whereby the production of material goods is carried on in a society, including not just technology but the social, not just technology but the social relations between producers. आई बात समझ में? तो क्या समझ में आया? The means whereby the production of material goods is carried on in a society. Means का यहाँ पर मतलब क्या है? Means of productions. देखिए, resources किसको बिलोंग करते हैं? हमें एंड क्या अचीव करना है? वी नीड टू यील्ड सम वेल्थ, वी नीड टू यील्ड सम वेल्थ ना। हाउ कैन वी यील्ड दैट वेल्थ? बाय प्रोड्यूसिंग सम गुड्स और सर्विसेज, आफ्टर सेलिंग देम वी विल यील्ड दैट वेल्थ। सो वी नीड टू अचीव सम काइंड ऑफ एंड प्रोडक्ट, एंड दैट एंड फॉर टू अचीव दैट एंड प्रोडक्ट वी नीड टू यूटिलाइज सम काइंड ऑफ मीन्स। हमें किसी जरिए, किसी रास्ते, किसी माध्यम, किसी मार्ग से गुजर के ही वो गंतव्य प्राप्त होगा ना। वो मार्ग क्या है? वो मार्ग सोशलिस्ट है या वो मार्ग कैपिटलिस्ट है? तो वो मान लीजिए मार्ग सोशलिस्ट है, तो वो सोशलिस्ट मार्ग अगर हमने अपनाया हो उस गंतव्य को प्राप्त करने के लिए कि हमें ये गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करनी है। एक फैक्ट्री है, उसके बाहर ए लिखा है, एक फैक्ट्री के बाहर बी लिखा है। ए फैक्ट्री से सिलाई मशीन बनती है, बी फैक्ट्री से भी सिलाई मशीन बनती है। दोनों ही फैक्ट्री में एंड प्रोडक्ट तो सिलाई मशीन ही है, लेकिन ए फैक्ट्री कैपिटलिस्ट मार्ग अपनाती है, बी फैक्ट्री सोशलिस्ट मार्ग अपनाती है। तो ए फैक्ट्री में कैपिटलिस्ट मार्ग जब अपनाया गया और बनी तो सिलाई मशीन ही है, तो इस मार्ग अपनाने से ये हुआ कि सिलाई मशीन से 5,000 रुपये की कमाई आई। वो ए फैक्ट्री में जो कि कैपिटलिस्ट मार्ग अपनाने वाली थी, मीन्स उसने कैपिटलिस्ट अपनाए प्रोडक्शन अचीव करने के लिए, तो वो 5,000 रुपया उस मालिक के जेब में गया जिसने वो फैक्ट्री सेटअप लगाया। लेकिन यहाँ पर जब बी फैक्ट्री में वो 5,000 रुपये उस मशीन को बेच के आया, वो सरकार के खजाने में गया। जब ये प्राइवेट ए फैक्ट्री में उस इंडिविजुअल की जेब में 5,000 रुपये गया, अब ये उसका खुद का पैसा है, उसमें से वो तनख्वाहें देगा लोगों को, कितनी देगा, कैसे देगा, वो कैसी व्यवस्था करता है उसकी चॉइस है। हो सकता है कि सारे खर्चे खुर्चे निकाल के 3,000 रुपये उसने अपना प्रॉफिट मार्जिन रखा। लेकिन जब ये बी कंपनी में 5,000 रुपये आया, तो यहाँ पर ये निर्धारित होगा कि किसने कितना कार्य किया, किस गुणवत्ता का कार्य किया, उस हिसाब से उनके बीच में ये सारा बांट दिया जाएगा। और जो गुड्स, जो इनपुट कॉस्ट आई थी रॉ मटेरियल के लिए, बाकी उसको पे कर दिया जाएगा। ये पैसा वर्कर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये किसी का पर्टिकुलर प्रॉफिट नहीं, सरकार इसमें से मुनाफा नहीं रखेगी। सरकार इसमें से यही रखेगी कि सरकार की जो ऑपरेशन कॉस्ट आई है सरकार वो रखेगी, और जो रॉ मटेरियल प्रोक्योर किया था, बाकी जो है सारा बांटा जाएगा जो काम कर रहे हैं, क्योंकि धन देश को बिलोंग कर रहा है। तो दोनों ही प्रक्रिया में मार्ग अपनाया गया वो अलग था, एंड तो हमने सेम अचीव किया, दैट इज़ द सिलाई मशीन। मार्ग कौन सा अपनाया? तो पहले वाले मार्ग में जो सिलाई मशीन की वेल्थ है उसको मैक्सिमम यील्ड कर रहा है वो प्राइवेट पर्सन, वो इंडिविजुअल, वो उसकी प्राइवेट इनकम हो गई। लेकिन दूसरी वाली बी कंपनी में जो सिलाई मशीन से यील्ड की गई वेल्थ है वो इनकम बन रही है देश की लोगों की, देश के लोगों की। तो मार्ग पे निर्भर कर जाता है कि प्रॉफिट्स किसके पास जाएंगे।
एंड तो आपने प्रोडक्शन तो वही अचीव की, मार्ग महत्वपूर्ण होता है। तो जब देश के संसाधन, मार्ग अब बताने जा रहा हूँ, जब मार्ग हमने ये अपनाया है कि देश के संसाधन से जो भी उत्पाद हम उत्पन्न करेंगे उससे आने वाली जो भी कमाई होगी वो अंततः देश की जनता के ही जेब में जाएगी, क्योंकि वो कंपनी पब्लिक है, पब्लिक के ही टैक्स से दिए गए पैसे से लगी, उससे प्रोड्यूस होने वाली चीज़ों की कमाई भी पब्लिक